हे देयर, दिस इज प्रांश वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर इंडक्शन पे। ठीक है, थर्ड लेक्चर है ये, है ना। देखो अभी तक आप लोग एक चीज़ को फोकस नहीं कर रहे हैं जो इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं EMI को, थर्ड लेक्चर को। ठीक है, आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, कोशिश करिएगा कि समझ में आए। ओके, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रांशु वर्मा समझाएगा तो, है ना, हम समझाते हैं तो गधे को भी समझ में आता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आप इंसान हैं। देखो EMI का कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान से सुनो। सबसे पहले फैराडे ने क्या बोला कि इफ़ यू चेंज द फ्लक्स, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड EMF. The rate of change of flux is called EMF. Wait for a second. हाँ, एक्चुअली एक लाइट है जिसकी वजह से लहर सी स्टार्ट हो जाती है स्क्रीन पे। उसको जला रखा था मैंने, तो उसको मैंने बंद कर दिया है, स्क्रीन अब साफ आई। हाँ जी, तो मैं क्या बोला कि रेट ऑफ change of flux with respect to time is called EMF, induced EMF. ओके, ये कौन सा EMF? induced EMF। ठीक है, फ्लक्स को चेंज करने के क्या तरीके हैं? B चेंज करो, A चेंज करो, या फिर एंगल बिटवीन B एंड A चेंज करो। ये साफ साफ हमें दिखता है क्योंकि BA cos θ इज इक्वल टू 5। क्लियर है? कोई साइंटिस्ट होगा जो मेरी तरह अटपटंगा होगा, अंट संट सोचता होगा, उसने दिमाग लगाया कि थीटा चेंज करते हैं। थीटा चेंज इज़ वेरी इजी, मच ईजियर देन चेंजिंग द B एंड A इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज, है ना, एंड B इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू चेंज, बट थीटा इज़ वेरी आसान है ना। उसने क्या करा, घुमाना स्टार्ट कर दिया, थीटा चेंज हुआ, बहुत बढ़िया। कोई मेरी तरह खुराफाती था, ठीक है सर, मेरी तरह ही खुराफाती, ठीक है, आपकी तरह खुराफाती था। ओके, उसने रेल बनाई, रेल पे पटरी लगा दी और पटरी को इधर उधर मूव कराया, तो उससे कौन चेंज हुआ? उससे कौन चेंज हो गया? एरिया। तो एरिया भी, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने दिखा दिया, इंजीनियर्स ने दिखा दिया, बल्कि ये साइंटिस्ट का काम नहीं, इंजीनियर्स का काम है कि नहीं ऐसा नहीं है कि एरिया चेंज करना मुश्किल काम है, एरिया चेंज करना भी आसान काम है। कुछ तरीके हैं जिनको अप्लाई करके हम एरिया को ईजीली चेंज कर सकते हैं। अब अच्छी बात है, चलिए, अब बात थी कि भाई B चेंज करने का आसान तरीका बताओ, B चेंज करने का आसान तरीका बताओ। चलिए, तो इस पे बात कर लेते, B चेंज करने का आसान तरीका। आज का पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड है, हाउ टू चेंज B इजीली। तो याद करो, यदि मैं कॉइल बनाऊं, कोई सर्कुलर कॉइल ले लूं, ठीक, या फिर एक काम करो, रुको, एक सोलेनॉइड तैयार करो, सॉरी, सोलेनॉइड तैयार करो। दिस इज अ सोलेनॉइड, दिख रहा है आपको? सोलेनॉइड है। इसको अभी थोड़ी देर बाद हम इंडक्टर बोलने लगेंगे। ठीक, क्या बोलने लगेंगे? इंडक्टर। ध्यान दो, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू इंटू एन इंटू आई। यू नो ऑल द फॉर्मूलाज, म्यू इंटू एन इंटू आई। साफ दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एन के प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल है। अब देखो, एन चेंज करना मुश्किल काम है, एन चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार सोलेनॉइड को तैयार करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तो एन को छोड़ देते हैं हम। इंजीनियर ने उसने काम किया कि चलो यार, इतना भी ज़्यादा वो नहीं, बिल्कुल ही क्या घुस ही जाओगे हर चीज़ को, जो भी डिफिकल्ट लग रहा है उसका आसान बनाने के पीछे घुसे ही रहोगे क्या? नहीं, कुछ तो डिफ़िकल्ट छोड़ दो। उसने कहा ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट छोड़ देते हैं, एन को गोली मार और आई पे बात कर। क्या करा उसने कहा कि भैया आई चेंज कर दूं, यदि मैं, इफ आई चेंज द आई देन B ऑल्सो चेंजेस।
बी चेंज हो जाएगा, आई की चेंज करती है। आई चेंज करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, बैटरी लगाते जाओ वेरिएबल पोटेंशियल की, ठीक है, आप उसके साथ काम कर सकते हो। आप एक काम करो, यहाँ पे एक बैटरी लगाओ उसके साथ, ये ठोक दी बैटरी एक, ठीक, ओके। और यहाँ पे लगा दिया आपने रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसमें कई टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, ओके। जिस नंबर का रेजिस्टेंस का आप की हटा दोगे वो रेजिस्टेंस वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हो, एंड रेजिस्टेंस वेरी करके V इक्वल टू आई आर, आप आई चेंज करोगे क्योंकि वो टेंशन तो कांस्टेंट है, V इज कांस्टेंट बट R इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई करंट विल चेंज। करंट चेंज करना कितना आसान काम हो गया, है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हम करंट बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द वे हाउ वी चेंज द करंट। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मतलब याद नहीं करना किसी चीज़ को हमें, मतलब कुछ चीज़ें तो ही है याद करने की जरूर, उसको हम बोलने लगो कि नहीं नहीं सर मैं तो समझ गया आपका नाम प्रांशु सर, ऐसा नहीं पॉसिबल है। उसको तो याद ही करना पड़ेगा कि ये जो इंसान दिख रहा है इधर इसका नाम प्रांशु वर्मा है, ये याद ही करना पड़ेगा, इसको आप समझ नहीं सकते, ठीक। तो कई सारी चीज़ें हैं जो याद करनी है, लेकिन जिसको हम समझ सकते हैं उसको याद क्यों करें, उसको समझेंगे। ऐसे ही यहाँ पे सीधी सी बात है, हम करंट को कैसे चेंज करेंगे, हम करंट को रेजिस्टेंस बॉक्स लगा के चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस हटाएंगे, सॉरी रेजिस्टेंस की हटाएंगे, रेजिस्टेंस वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और सारे के सारे हटा देंगे तो वहाँ पे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब करंट जीरो हो जाएगी, ओके, ठीक। हम बार बार उसको फटाफट तेज़ी से भी काम कर सकते हैं जिससे कि करंट तेज़ी से चेंज होगी, ठीक। करंट तेज़ी से चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड तेज़ी से चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड तेज़ी से चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड तेज़ी से चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि सीधी सी बात है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग देन फ्लक्स विल आल्सो चेंज, फ्लक्स फिर भी अपना आप ही चेंज हो जाएगा। आसान है ये तरीका, बहुत आसान। एक चीज़ देखी गई यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट आया, देखो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ, और ईएमएफ कैसा होगा, ये चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये क्या करेगा, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। रुक जाओ, अभी समझो इस चीज़ को। फराडे ने कितनी बड़ी चीज़ छोड़ दी जिसको आगे इन्वेंट किया गया, है ना। फराडे वहाँ पे उछल गया, बस माइनस d∅dt भी नहीं बताया उसने, तो d∅dt बताया कि वहाँ पे उछल गया वो, तो यार मैं तो बहुत बड़ा। उसने लेंज ने फिर बताया कि निगेटिव लगेगा, लेंज भी वहाँ रुक गया कि बस मैंने बहुत काम कर लिया, अब अचीवमेंट मेरी बहुत ज़्यादा होगी, अब मैं पेंशन खाऊंगा, ठीक। उसके आगे साइंटिस्ट लोग आए, कोई टीचर इस तरीके से नहीं समझाता कि फराडे से कनेक्ट करता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ आपके लिए। वहाँ पे उससे आगे कुछ इंजीनियर्स आए, उन्होंने समझाया कि हम इसको आगे ले जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, बहुत तगड़ी चीज़ लाने वाले हैं अभी हम, कि भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो एक क्लोज्ड सर्किट है ना, ऑब्वियसली बात, मैंने बैटरी लगा रखी थी तो क्लोज लूप है, तो यहाँ पे करंट पैदा होगी, इंड्यूस्ड करंट। क्या पैदा होगी, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, जो 1/4 रेजिस्टेंस ऑफ d∅dt के इक्वल होगी, जो 1/4 रेजिस्टेंस इंटू d∅dt के इक्वल होगी। नाउ दिस करंट इज लाइक it wants to oppose the change in what, change in flux। किसको अपोज करना चाहिए ये करंट, चेंज इन फ्लक्स को। ये तो हमें बता दिया था लेंज ने, लेकिन अब इंजीनियरों ने कुछ और सोचा कि हम क्या करें, तो हम बोलेंगे नहीं ये करंट कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगी। हु इज द कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाया करो, ठीक है, नहीं तो फिर बार बार सुनोगे, याद नहीं रहती ऐसी चीज़ें। इन बाबाओं के प्रवचन है ये, याद नहीं रहते, बाबाओं को याद नहीं रहते, मुझे याद नहीं रहे। मेरे से कल पूछ लो लोगों सर क्या बताया था, मुझे खुद याद नहीं रहेगा मैंने क्या बोल दिया था, ठीक। ऐसा नहीं है, याद रहता है मेरे को ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट हैं ये कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये बहुत मुश्किल से बनते हैं ये कॉन्सेप्ट। मैं क्या बोला कि इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। हु इज द कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज द कॉज ऑफ is the change in magnetic field, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोज को रोकेगी, ध्यान से सुनो। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कैसे आ रहा है, ड्यू टू द चेंज इन करंट।
ड्यू टू द चेंज इन करंट, मतलब दिस इंड्यूस्ड करंट विल अपोज दिस करंट, दिस चेंज। ध्यान से सुनो, यहाँ पे दो चीज खत्म कर दी साइंटिस्ट लोगों ने, यहाँ पे दो चीज खत्म कर दी। क्या चीज खत्म कर दी? चेंज इन फ्लक्स खत्म कर दिया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यार क्या है, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया। सीधा आया इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द चेंज इन इंड्यूस्ड करंट, सॉरी चेंज इन करंट। जो हम इनपुट करंट दे रहे थे, द करंट वी आर गोइंग टू वी आर इनपुटिंग इन दिस सोलेनॉइड विच इज इंडक्टर, ओके, जिसको हम इनपुट दे रहे थे उसको अपोज करेगी इंड्यूस्ड करंट। समझ में आया? अब देखो इसको लिखना कैसे है, समझना कैसे है, बुक में कैसे होता है। देखो ध्यान से, कितनी चीज छुपी रहती है बुक में। आपको समझाया मैंने कि फराडे लॉ से कैसे कनेक्ट है। फराडे ने बताया था कि भैया चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ पैदा होगी। चेंज इन फ्लक्स करने के तीन तरीके, बी, ए और थीटा में चेंज करो। तो बी में यदि चेंज करें हम तो फ्लक्स में चेंज होगा। अब बी में चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप कोइल्स के नंबर घटाओ बढ़ाओ या फिर आप करंट को घटाओ बढ़ाओ। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने कहा कि करंट को हम घटा बढ़ा देते हैं। तो हमने एक चीज़ देखी कि हम करंट को घटा बढ़ा के भी फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, जिससे एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। ओके, याद रखना कि यदि ये करंट का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट जरूर आएगा, क्योंकि करंट क्लोज लूप में ही बहता है, तो इंड्यूस्ड करंट तो पक्का आएगा। ओके, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट को इन्होंने कैसे बोला गया वो भी सुन लो। अब इन्होंने बोला कि इफ़ वी चेंज द करंट इन ए क्लोज लूप, if we change the current in a closed loop, then there will be a induced current। देखो कहाँ से कहाँ बात घुमा दी, फराडे को गायब ही कर दिया, हटा दिया, हट फराडे बेवकूफ़ के क्या। उन्होंने क्या कहा कि if we change the current, okay, change the current in a closed loop, then there will be a induced current produced which is try to oppose the change। वो चेंज को अपोज करेगी। दोनों मिला दिए, फराडे को और लेंज को, और बीच में से उनके नाम गायब कर दिए, फ्लक्स गायब कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड गायब कर दी, सब चीज़ गायब कर दी, कॉन्सेप्ट ला दिया आई टू आई पे, आई टू आई, आई। समझ में आया? अब देखो कॉन्सेप्ट यूज़ करें, उसके फॉर्मूला में कॉन्सेप्ट यूज़ करें, लेकिन थ्योरी में हटा दिए उनको। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। है तो हटा दूं मैं, हटा दें। चलिए अब क्या बोला उन्होंने, देखो ध्यान से देखो। उन्होंने बोला जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते जाएगा। ओके, ड्यू टू द चेंज इन करंट, क्या बोलूँगा, ड्यू टू द चेंज इन करंट देयर विल बी अ फ्लक्स। ठीक है, देयर विल बी अ फ्लक्स चेंज। ठीक, ओके, एक चीज़ और, चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला था बी ए कॉस थीटा। ओके, बी का क्या वैल्यू था, म्यू इंटू एन इंटू आई, ए कॉस थीटा। ठीक, एन आई ए कॉस थीटा को हटाओ, इनको और इनको हटाओ, तो देखो जरा फाई जो टोटल फ्लक्स होगा ये किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। ये यहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आए, चुरा लिया कॉन्सेप्ट, क्या कर लिया, दे थेफ्ट द कॉन्सेप्ट। ओके, और अब टॉपिक का नाम डाल लो, इंडक्टर एंड सेल्फ इंडक्शन। टॉपिक का नाम डाल लो, अब हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा बेस बन गया है इंडक्टर एंड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब हमारा बेस बन चुका है, हमें पता चल चुका है कि करंट को मैं जितना ज़्यादा रखूँगा, मैं जितना ज़्यादा करंट को रखूँगा इस कॉइल में, नंबर्स ऑफ कॉइल्स में, अरेंजमेंट में, उतना ही फ्लक्स ज़्यादा होगा। मतलब टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट।
यहाँ से उन्होंने एक काम कर दिया कि जो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप देख रहे थे कि म्यू इंटू एन इंटू ए इंटू कॉस थीटा इंटू आई अलग था, है ना, आई अलग था। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक इंडक्टर एक अलग से कांस्टेंट ले दिया, इसको अलग से कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। इसके बारे में अपन लोग इंडक्टर के बारे में अलग से डीप में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने, ठीक है। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन देखो, स्मार्टली काम किया है, केवल सब कुछ स्मार्टली काम किया। यहाँ से इंडक्टर एक टर्म्स ला दी हमारे लिए, नाम उसका रखा गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक। देखो आप लोग एंटी मत हो जाना किसी के भी यार कि बेवकूफ़ बनाएगा क्या हमारा साल 2 साल पहले, मतलब साल 100 साल पहले। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने भाई वो बोलते हैं ना नकल के लिए अकल चाहिए, बहुत अकल लगाई होगी उन्होंने यार, सच में। इन चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, हम तो सोच भी नहीं पाए ऐसी चीज़, हम भी नहीं सोच पाए, ठीक। हम क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने दिख रही है, हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है, ओके। तो मतलब हीन भावना मत लाओ, बहुत महान लोग थे जिन्होंने इन चीज़ों को समझा और इन सब चीज़ों को समझ के हमें समझाने की कोशिश की, ठीक है। वी आर फूल्स इन फ्रंट ऑफ दोज ग्रेट पीपल्स, ओके, ठीक है। ये हो गया महान लीडरशिप का। हाँ, तो क्या करा इन्होंने, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट एल लगा दिया और एल को बोला गया कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब है? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन जो हमने बताया ना अभी कि ड्यू टू द चेंज इन करंट, देयर विल बी अ करंट प्रोड्यूस inside the coil which have a tendency to oppose the generation of its cause, अपने cause के जनरेशन के cause को ही अपोज करने का, and this phenomena is known as self induction, ठीक। चाहो तो मैं भी लिख सकता हूँ इस चीज़ को कि when current change is in a closed loop, ठीक, कॉमा सेल्फ इंड्यूस्ड करंट produces which have the tendency to oppose the change. This phenomena of self-induced current is known as क्या? सेल्फ इंडक्शन। अभी म्यूचुअल इंडक्शन आप 1-2 लेक्चर के बाद पढ़ोगे तो आपको और दूसरी चीज़ भी पता चलेगी, वहाँ पे और अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा, ठीक है। चीज़ें वही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, ओके। और द डिवाइस, ओके, इसको भी लिख लो, द डिवाइस विच प्रोवाइड्स द self induction is known as inductor। वो डिवाइस जो हमें इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन देती है उसको हम बोलते हैं इंडक्टर, ठीक है। अब देखो चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, सब
धीरे धीरे भी तो समझा रहा हूँ आजकल मैं, है ना, बिल्कुल बूढ़ों की तरह। चलिए हटा दूँ, आगे आगे बढ़ो बढ़ो। चलो, एक तो मुझे आजकल सुबह ही सुबह उठ जाना पड़ रहा है, नॉट फॉर यू, नॉट बिकॉज ऑफ यू, नो, ऐसा नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए तो मैं रात में जग के आराम से कर सकता हूँ काम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, घर के काम है यार, बहुत काम होता है सुबह सुबह, ठीक है। हाँ, मेरा मन करता है लगभग 10 बजे आराम से उठ के सो, ठीक है। जब हम ऑफलाइन क्लासेस में एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा मैं कितना बड़ा आलसी आदमी हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे को दिन भर जगे रहने के लिए कम से कम 3 या 4 कप चाय चाहिए, तब मैं दिन भर जग सकता हूँ। ओके, नहीं मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, ठीक है, आप मेरे परसेप्शन मत बना देना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं सेल्फ इंडक्शन में आगे। जैसा हमें पता चल चुका है कि फाई इक्वल टू होता है एल आई, ओके। Now I'm trying to differentiate this equation with R2, मतलब respect to time। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, d phi by dt, let's see what will happen, L di by dt। हाँ, according to Faraday's law, d phi by dt is the induced EMF। हाँ? और लेकिन क्या होता है, माइनस का साइन लगा होता है, d phi by dt यहाँ पे पॉजिटिव है तो वी हैव टू यूज माइनस ई आई। माइनस ई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एल डी आई बाई डी टी। देखो मैं हर कॉन्सेप्ट आपको बुक से अलग करके समझाने की कोशिश करता हूँ और डीप में ले जाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आए कि भैया बुक ने क्या बोला है, ठीक है, और क्या छुपाया है ना। बुक हमेशा हर चीज़ नहीं बताती। चाहो तो एक बात याद रखो, चाहो तो यहाँ पे आप मोड लगा सकते हो जिससे आप केवल मैग्नीट्यूड की बात करो, क्योंकि माइनस साइन ऐसा नहीं है कि सब चीज़ डायरेक्शन बता रहा है, वो नेचर बता रहा है। ओके, वो क्या बता रहा है, केवल नेचर बता रहा है। क्लियर, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा वो। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, ये रामबाण जो है आपका, क्या बोलते हैं इसको, एक फॉर्मूला है जो आपको आगे काम आएगा RLC सर्किट में या LC सर्किट में या LR सर्किट में, ठीक है। और याद रखना, देखो इस चैप्टर में जो अभी तक पढ़ा दिया मैंने, इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया, मोशनल EMF पढ़ाया, ठीक है, मोशनल EMF, या फिर मैंने फैराडेज लॉ पढ़ाया, है ना, फैराडेज लॉ। इन दोनों ही टॉपिक पे ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, और एडवांस में तो बिल्कुल भी नहीं आते। एडवांस में आज तक इन टॉपिक से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आया नहीं है, इक्का दुक्का है वह तो फैराडे से होगा, मोशनल से तो वो भी नहीं है। ओके, तो मतलब ये जो टॉपिक थे अभी पीछे की, ये केवल कंसेप्ट बिल्डअप टॉपिक है। कौन से टॉपिक हैं, कंसेप्ट बिल्डअप। इनसे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, वेस्ट है, नहीं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आए हैं इनसे, बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते इन टॉपिकों को, हम छोड़ नहीं सकते इन टॉपिकों को। मैं क्वेश्चन हर टॉपिक के कराऊंगा आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है RLC सर्किट्स। क्या सर्किट, RLC सर्किट, LC सर्किट या LR सर्किट, ये इम्पोर्टेंट है इसके। ओके, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, या फिर सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। आगे जाके ट्रांसफार्मर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं आगे के जो चैप्टर हैं अभी। अल्टरनेटिंग करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। माइनस E इक्वल टू क्या आ गया, माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी, माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। क्लियर है इतना सब चीज़। चलिए जरा देखिए, यदि मैं यहाँ से आपकी बात करने लगा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं बताया हूँ, बहुत ही कम, बिल्कुल ही, लेकिन इससे ही क्वेश्चन आ जाएगा, इससे भी क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा आपको एक आधा। यदि यहाँ से मैं L की वैल्यू निकालने लग जाऊँ तो L की वैल्यू आती है, मोड़ लगा लो इसका, हाँ, ताकि माइनस का साइन गायब कर सकें कि हमारे को शक्ति मिले। डी आई बाई डी टी, वट इज़ द डी आई बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। हाँ, हम L के ऊपर अब बात करना चाह रहे हैं। अभी तक हमने L के ऊपर बात नहीं की है ना, तो हम अब L के ऊपर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इफ di/dt इज इक्वल टू 1 amp/sec, यदि di/dt इक्वल टू हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब किसी भी बॉडी में जो चेंज इन करंट है, ओके, मतलब हम करंट कैसे चेंज कर रहे हैं मैंने आपको समझा दिया वो चीज़, लेकिन ओवरऑल देखते हैं कि हम करंट से बात कर रहे हैं केवल अब यहाँ पे, कि मैं यदि करंट में चेंज लाऊं विद द क्या बोले उसको, विद द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर चेंज करूँ, चाहे घटा रहा हूँ चाहे बढ़ा रहा हूँ, इससे मतलब अभी यहाँ मैं मतलब को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, 10 एम्पियर थी तो 9 एम्पियर कर दिया अगले सेकेंड में। तो यदि मैं ऐसा कर दूं तो L इक्वल टू क्या होता है, E के। L इक्वल टू क्या है, E के। और ये E क्या है, ये E क्या है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, इंड्यूस्ड हो रही है। हाँ, जो इंड्यूस्ड EMF है वो E है, ये याद रखना। तो इन क्वेश्चनों में आपको कन्फ्यूजन यही होगी कि क्वेश्चन में भी दिया होगा और पूछा भी होगा, तो देखना है कि हमें दिया क्या है, पूछा क्या है। क्लियर है। अब मैं उधर की चीज़ें हटा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अब आपके लिए बोर हो चुकी है और उसको उतार लो, इम्पोर्टेंट ज़रूर है ये चीज़ें। आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ से डेफिनेशन आएगी, यहाँ से डेफिनेशन आएगी L की। कहानी देखो L की क्या है कि L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू दैट इंड्यूस्ड EMF विच प्रोड्यूस in a coil या in a inductor while changing the current with the rate of 1 ampere per second। ओके, देख लो इसको, कोफिशिएंट सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू, या एक काम करो, ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर वो डिवाइस जिसमें हमें इंडक्शन मिलता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन इज ऑफ ए इंडक्टर इज इक्वल to that induced EMF which produces in the device due to the change of current with the rate of 1 एम्पियर पर सेकेंड, या यहाँ पे आप 1 एम्पियर पर सेकेंड की जगह यूनिट एम्पियर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, विच चेंज ऑफ करंट विद द यूनिट रेट भी लिख सकते हो, विद द यूनिट रेट। ठीक है, विद द यूनिट रेट भी लिख सकते हो, तो ये काम खत्म हो जाएगा। आगे अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बदली और L की यूनिट भी आई, यूनिट ऑफ L, यूनिट ऑफ L, यूनिट ऑफ L की बात करने लगे तो आप फॉर्मूला ले वो वाला, तो यहाँ से L की यूनिट क्या बनती है, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और इसको अलग यूनिट नाम दिया गया, इसको बोला गया हेनरी,
हेनरी भैया, तो वेबर पर एम्पियर। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ एल। ओके, या फिर आप अलग से एक यूनिट देना चाहो तो दे सकते हो। कहाँ से भला? यहाँ से दोगे इस फॉर्मूले से, वोल्ट पर वो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ओके, इसकी दूसरी यूनिट क्या दोगे आप? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेक पर एम्पियर। अब वोल्ट सेकंड को हम बोलते हैं वेबर, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या था? यही तो था, ई डी फाइव बाई डी टी, फाइव की वैल्यू वेबर पर सेकंड इक्वल टू वोल्ट, है ना। तो सेकंड उधर ले जाओ तो वोल्ट वेबर हो गया, वोल्ट सेकंड इक्वल टू वेबर, सब एक दूसरे से लिंक है यार। फॉर्मूले यूज़ करने आने चाहिए इनके लिए, यूनिट के लिए फॉर्मूले यूज़ करने आने चाहिए। यूनिट के लिए ज़रूरी है फॉर्मूले याद रहे। ओके, फॉर्मूले से ही बनती है कोई यूनिट, जल्दी हम टीचर लोग भी याद नहीं रखते हैं, सब दिमाग का खेल है। क्लियर है? समझ में आया? वो क्लियर है, खोते हो, समझ में आया? अब सेल्फ इंडक्शन क्यों बोला गया इसको? सेल्फ इंडक्शन का मतलब सेल्फ मोटिवेशन से रिलेटेड है। हाँ, अपने आप ही क्या हो जाना, क्या हो जाना? मोटिवेट हो जाना। ओके, इंड्यूस्ड हो जाना, अपने आप पैदा हो जाना। इसका नाम इंडक्शन से रिलेटेड क्यों रखा गया? क्योंकि ये जादू लग रहा था शुरुआत में, बाद में पता चला कि ये साइंस है। और ये भी कंजर्वेशन लॉ को मानते हैं, सारे के सारे कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। उतार लो फटाफट इसको, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर एक दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल वाइज नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हटाओ, क्लियर है? हटा दूँ? चलिए, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। EMI तो यही है भैया, चाहे जानो या ना जानो, सब यही है, सारी कहानी यही है। यार तार वायर जो है ना पैरों में आते में गुस्सा आता है, मन करता है काट के रख दूँ, लेकिन 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक, हाँ देखा हम, इसमें ज़्यादा कुछ आगे है नहीं, फिर आगे डीप में कहानी जाती जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पहले आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो और उसको एकदम तरीके से आपके ये भी आ जाए कि भैया हाँ सही में हो क्या रहा है। देखो, मान लो देयर इज एन इंडक्टर, ठीक है, देयर इज एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 5 hen, 5 मुर्गी, हाय एंड देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वल टू 2 amp per sec, 2 amp per sec। ओके, फाइन, find the EMF, find the EMF। तो आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे EMF जो है बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान है। E की वैल्यू क्या थी? LdI/dt। दोनों चीज़ हमें दी हुई है, 5 दूनी 10 वोल्ट में आएगा आपका आंसर। बट दिस वोल्ट विल बी इन नेगेटिव, मतलब ये ऐसा होगा कि चेंज जो पॉजिटिव है ना, चेंज क्या है? पॉजिटिव दिया है, अपोज करेगा उसको, मतलब करंट इंक्रीज कर रही है तो ये डिक्रीज करेगा। मतलब सीधी सी बात है, यदि ये करंट का ऐसे फ्लो था प्लस या माइनस, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, है ना, तो ये इंड्यूस्ड EMF अपनी बैटरी कुछ इस टाइप से बनाएगा कि इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? पक्का देख लो, पॉजिटिव इधर होगा, बैटरी के अपोजिट चला जाएगा, ये काम करेगा। 10 वोल्ट का इसमें जो वोल्टेज पैदा होगा वो इस तरीके से पैदा होगा। ये केवल एक इनर्शिया प्रॉपर्टी है, मैं सही में बता रहा हूँ। सारी चीज़ इनर्शिया से मिलेगी आपको, यदि आप बात मानो तो मेरी सारी चीज़ इनर्शिया से मिलती है। ठीक है,
चेंज को अपोज करने की प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोले थे क्लासिकल मैकेनिक्स में 11th क्लास में, और सब उसी के ऊपर खेल चल रहा है अभी भी, है ना, सारा काम उसी के ऊपर चल रहा है। चेंज करा करंट में, चेंज करा करंट में और प्रोड्यूस होगी अपने अंदर से ये करंट पैदा हो गई, है ना, यही तो था इनर्शिया में भी। इनर्शिया में क्या था, किसी चीज़ को घुमाओ, किसी चीज़ को चलाओ, वो चलना नहीं चाहेगी, वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। चला कैसे रहे, फोर्स लगा के, तो वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। आप किसी चीज़ को घुमा रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग द टॉर्क टू इट, और वो क्या कर रही है, अपोजिट में टॉर्क दे रही है ना, तो वो क्या है, वो इनर्शिया है। यहाँ पे भी तो वही बात है, आपने चेंज करा करंट को, तो चेंज करा करंट, तो करंट ही अपोजिट में आ गई कि ना जी ना, हम चेंज नहीं होने देंगे। समझ में आया, सारी चीज़ कनेक्टेड है इनर्शिया से। कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखो बस। अच्छा, एक चीज़ मैंने शायद आपको ध्यान में दी कि जो टोटल फ्लक्स था वो करंट और एल के इक्वल था, है ना। टोटल फ्लक्स का मतलब इसका पूरी डिवाइस का टोटल का फ्लक्स, ओके। एक कॉइल का फ्लक्स फाई है तो n कॉइल्स का फ्लक्स होगा n फाई, ये होगा, ये भी याद रखना, ये कभी आप कहीं पे मिल जाएगा आपको बुक में, तो ये होगा, ये एक सिंगल कॉइल का फ्लक्स होगा, उसका फॉर्मूला होगा L/N/I। ये याद रखना, ये चीज़, ठीक है, और कुछ नहीं है। समझ में आया? देखो, तो यार यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि दिस EMF विल बी लाइक टू अपोज द चेंज इन करंट। क्लियर? अच्छा चलो, एक चीज़ और देखो, ये एक इंडक्टर है, ओके, इसमें di/dt दिया है आपको -3.2 एम्पियर पर सेकेंड, ओके, और इसमें इंड्यूस्ड EMF दी हुई है, इसकी इंड्यूस्ड EMF दी हुई है 10 वोल्ट ही ले लो। 10 वोल्ट से काम चलेगा? नहीं, 10 वोल्ट नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं 16 वोल्ट लेते हैं, ठीक है, 16 वोल्ट लेते हैं, फाइन। L बड़ा आसान है, E इक्वल टू क्या होता है, -di/dt इंटू L। नाउ I कैसा है, निगेटिव है, di/dt कैसा है, निगेटिव है, तो I ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस L इंटू -3.2, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, दैट इज इक्वल टू L। कितना आ जाएगा, 3.2 से डिवाइड हो गया 16, जल्दी बताओ, 5 आ जाएगा क्या, 500, ओके। अच्छा, आप देखो एक चीज़, मैं आपको और सब समझा दूँ, इनको हटा दूँ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे ना, आगे बाद में अगले लेक्चर में करेंगे इससे टिपिकल क्वेश्चन, और हटा रहा हूँ मैं, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने की चाह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट्स ओके। देखो, क्वेश्चन है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V/I। क्या V चेंज करने से R चेंज होगा? क्या मैं V चेंज करूं तो R चेंज हो जाएगा? क्या दिख तो रहा है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, दिख तो रहा है। क्या ऐसा सच में है? नहीं सर, आप ही ने पढ़ाया था, ऐसा तो नहीं होता। आपने बताया था कि R तो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात बोली थी, मैंने सही बात बोली थी। डिपेंडेंसी ऑफ L, सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, ओके, और कुछ मत समझो। हाँ, di/dt. From here you can say that this is the मोड लगा दिया, मतलब माइनस से अब कोई मतलब है नहीं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF, इंड्यूस्ड EMF, और L इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। पर क्या ऐसा है, क्या ऐसा एक्चुअल में हो रहा है कि इंडक्टेंस ऐसा कर रहा है? नहीं, इंडक्टेंस किसी भी बॉडी का पहले से ही फिक्स है। आपने जब डिवाइस बना दी था, इंडक्टर बना दिया, उसी टाइम पे फिक्स हो गया, उसी टाइम पे फिक्स हो गया। अब आप उसको चेंज करोगे
तो चेंज होगा इंडक्टेंस। आप उसको शेप और साइज को उसके चेंज करके बड़ा बना दो, फैला दो, थक कर दो, है ना, काट दो, पतला कर दो, कुछ भी कर दो तो चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? L does depend upon the induced EMF and rate of change of current. Okay, it only depends on the shape and size of इंडक्टर। याद रखना ये चीज़। मतलब हाँ, कहानी बिल्कुल सही बात है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, लेकिन इसका उल्टा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L जितना बड़ा होगा उतना बड़ा E पैदा हो सकता है, लेकिन E जितना बड़ा पैदा हुआ उतना बड़ा L नहीं होगा। सीधी सी बात है, अंडे में से मुर्गी निकली, मुर्गी में से अंडा, मुर्गे में से अंडा नहीं निकला, अंडे में से मुर्गा निकला। ठीक है, बोलोगे नहीं नहीं सर मुर्गी में से अंडा निकलता है, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया अपना सेंटेंस। ओके, अंडे में से मुर्गा निकलता है, मुर्गे में से अंडा नहीं निकलता। L था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया इसीलिए L नहीं है। समझ में आया? समझो। तो शब्दों को ध्यान मत दो, भावनाओं पे ध्यान दो। ठीक है, भावनाएं जरूरी हैं। तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है, ज़्यादा जोक सपाट करते हैं, यहाँ से एक बात याद रखनी है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी आएगा जब इंडक्टेंस हो। ओके, यदि किसी बॉडी में इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ से पैदा करेगा, है ना। समझ में आया? ये चीज़ क्लियर है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल को। ये सब बातें आगे की और सब बातें जो हैं कल को करते हैं आगे का। आज का जो ये इंडक्शन का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वास्तव में, और जितना मैंने पढ़ा दिया ना अभी उसी से एक रिलेटेड क्या नाम आप क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा एक काम करो, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ करवाना हो तो इसलिए मैं करवा भी दे रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसको। वो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के दिए थे। ठीक है, जेईई मेंस के कुछ मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे जिसमें एक 8वां क्वेश्चन था जिसके ऑप्शंस नहीं थे। ठीक है, तो मैं उसको भी करा दूंगा। उसमें शायद कुछ ऐसा दिया हुआ था कि जो है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर तो जो है ए से स्टार्ट हो रही है, वो सॉरी पता नहीं कहाँ से, हाँ ए से स्टार्ट हो रही है और 2a तक जा रही है, और नीचे 2a से स्टार्ट होकर समथिंग तक जा रही है ना, कुछ ऐसा था। पार्टिकल जब आता है ओके तो वो कैसे कैसे जाएगा, क्लियर है, कुछ ऐसे था। तो वो भाई ऐसे जाएगा, याद रखना, ये याद रखना। मैं आपको उसका ग्राफ बना दूंगा, अच्छे से दिखा दूंगा। मुझे भी क्वेश्चन याद नहीं है, मुझे अचानक से याद आ गया। ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको, कुछ इस टाइप से वो जाएगा, सारा कैलकुलेशन करवा के समझा दूँगा आपको, टेंशन ना लो। क्वेश्चन इतना टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है कि आप ना कर पाओ। मैं आपको यदि ऑप्शन का फ़ोटो दे दूं तो आप आराम से समझ जाओगे क्या क्या है सर। ठीक है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं सोच रहा था मोशनल ईएमएफ पे, किस पे, मोशनल ईएमएफ पे 2019 का क्वेश्चन है, एक माह तो क्वेश्चन आया था 2019 में। ठीक है, आज मैं देख ही रहा था उन चीज़ों को ही कि भैया हमें ज़रूरत है बच्चों को कराने की, तो हम कुछ क्वेश्चन देखें। मैं सोचा था कि आज इमोशनल ईएमएफ पे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैंने देखा, मैं कहा ना 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 जी ना ना ना, ये तो बकवास है, तो बकवास है एकदम, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, गायब है क्वेश्चन सारे। ठीक, अब तो तेरी ओके, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इतनी पावर नहीं है,
यहीं तक थी मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम पार्ट ऑफ द गिवन कॉइल, ओके, सम पार्ट ऑफ गिवन कॉइल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन पार्ट इज 1.7 ओम, ठीक है। जो गिवन पार्ट का मैग्नीट्यूड सॉरी रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1.7 ओम है, ओके। और ये पूरा अरेंजमेंट फिक्स है एक साथ, और ये दौड़ रहा है 1 सैम पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 तस्ला है, 1 तस्ला दी हुई है। क्वेश्चन 2019 जेईई मेंस का है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सारी क्वेश्चन में दी हुई हैं, ठीक है। और ये फिगर भी दी हुई थी कि देयर इज एन अरेंजमेंट विच इज़ मूविंग इन एक्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड 2 ओम, है ना, रिस्पेक्टिवली इन व्हीटस्टोन ब्रिज बताया गया था। सम पार्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, ये बोला है सम पार्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में है, ओके, विच इज़ परपेंडिकुलरली अपवर्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट इज 1.7 ohm, then identify the current flowing through this circuit, ठीक है, in this circuit, ओके। बस बच्चों ने एक ही गड़बड़ करी होगी, जितनों ने भी करी होगी ये क्वेश्चन, BV/L/R कर दिया होगा, B की वैल्यू V की वैल्यू, कुछ अक्लमंद बच्चों ने ज़्यादा अकल लगा दी होगी, है ना। मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ तक एकदम सही, और यहाँ पे 1.7 रख दिया होगा, जो कि गलत हो गया यहाँ पे, बस। और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया होगा, कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल दिया होगा। यहाँ पे गलती कर दी बस, रेजिस्टेंस ये इसने 1.7 ले लिया, अब गलती करी क्यों लगो। बात सही है कि करंट जो है प्रोड्यूस होगी इस सर्किट में मोशन की वजह से, वो केवल इस पार्ट की वजह से होगी, क्योंकि इसी पार्ट में हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस समय है ना। बिल्कुल सही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, वेलोसिटी भी लेंगे, और लेंथ केवल इस पार्ट की लेंगे, क्योंकि यही पार्ट है इस समय मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेकिन रेजिस्टेंस तो पूरे सर्किट का लेना पड़ेगा ना प्रभु। देखो ज़रा ध्यान से देखो इस चीज़ को कि रेजिस्टेंस तो हमें पूरे सर्किट का लेना होगा, ये भी तो कनेक्टेड है ना, है कि नहीं बोलो। तो हमें यहाँ पे R = 1.7 ना रख के R इक्विवेलेंट रखना था। तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालो ना। इसका देखो 1 1 2 2, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्वेश्चन में दिया हुआ साहब। तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ओम, है ना। और ये दोनों किस में होंगे पैरेलल में, तो 1/2 1/4, ये कितना आ जाएगा R' कितना आ जाएगा जल्दी बोल, है 3/4 आ जाएगा क्या, 3/4 ओम, जल्दी बोल 3/4 आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, इतना मैं बता दूँ 3/4 आएगा या 4/3, 4/3 आएगा, सॉरी 4/3, ठीक है 1.33 ओम, ओके। अब देखो इसका 1.7 है, इसका 1.3 है, 1.7 ऐसे समझ लो। आगे जो भी रास्ता है वो तो एक लूप है, आगे ये ऐसे कनेक्ट हो गया पूरा, यहाँ पे जो भी है ना। तो ये 1.33, ये दोनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1.7 + 1.3 दैट इज इक्वल टू 3 ओम, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ओम। समझ में आया, ठीक। तो यहाँ पे आपको केवल और केवल ये रखना था, और जिस बच्चे ने, बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने रखा होगा ये काम, क्योंकि थोड़ा सा ये स्मार्ट वे की तरफ से इन्होंने काम लिया और कुछ नहीं किया। 10⁻⁴/3, तो इसको काम कर लो 1 कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁴। इसका आंसर इन्होंने माइक्रोफेरेड में दिया हुआ था, माइक्रोफेरेड का मतलब है 10⁻⁶ लिखा होगा इन्होंने, तो 166 10⁻⁶ कर दो इसको एम्पियर, तो
166 माइक्रो एम्पियर। ये इसका आंसर था। क्वेश्चन आसान था, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था, अप्रैल में पूछा हुआ 10 तारीख को, ओके, फर्स्ट बैच में। तो बेहतर होगा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। यदि ना समझ में आएगा तो मुझे बताना, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर देना, और मैं आपके इस क्वेश्चन को भेज भी दूंगा कि क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन तो आप समझ में आ ही जाएगा यार क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में इंडक्शन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।